है उसको मारा जाता है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को उतारा जाता है और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। उसके मीट को चाइना, वियतनाम जैसी कंट्रीज में सेल किया जाता है और इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको यूज करते हैं सम ऑफ द बिग जायंट्स लाइक दिस, गुची, पराडा। सलमान खान वाला केस हुआ था ब्लैक बक का, तो बोला सलमान खान ने काला हिरन मार दिया, काला हिरन मार दिया। हिरन इंग्लिश में डियर जिसको आप लोग बोलते हैं, ब्लैक बग और चिंकारा एक्चुअली डियर नहीं है, होता है सदाबहार। आई एम श्योर कि आप सबने नाम जरूर सुना होगा इस पौधे का, है जो कि आपके कैंसर सेल्स को रेप्लिकेट करने से रोकते हैं। ये जो दोनों। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों का स्वागत है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग आउटसाइड, बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा सुंदर मौसम है इस समय पे। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी यूपीएससी की। अगर आप 2026 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, बहुत ही अमेजिंग चांस आप लोगों को मिला है, हर किसी को नसीब नहीं होता। हर साल लाखों लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं, सबसे बड़ी कैजुअलिटी प्रीलिम्स के अंदर होती है और बहुत ही चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों को ये नसीब होता है कि वो मेंस लिखें। मगर जो स्टूडेंट्स किसी भी रीजन की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं 26 का, हताश मत होइए। कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से आप इस स्टेज पे रुक जाते हैं। पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी तैयारी को और सॉलिडिफाई कीजिए, क्योंकि विश्वास मानिए कि उन लोगों से पूछे जो मेंस को इस समय पे फेस करने जा रहे होंगे। ये जो टाइम होता है कुछ चंद महीनों का आपके पास आपको मिलता है, ये इतना एनफ नहीं होता कि आप सारी चीजें एक साथ कवर कर सकें। तो यूपीएससी के लिए बेयर मिनिमम मेरा ये मानना है कि 1 साल की तैयारी रिक्वायर्ड है, उसके बिना आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। एंड यू शुड बी वेल वर्स्ड इन ऑल द एरियाज, बी इट इन योर जीएस पार्ट या फिर आपका ऑप्शनल हो। लेक्चर नंबर 2 है ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे बात की थी रामसर कन्वेंशन के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। इट्स अगेन अ काइंड ऑफ कन्वेंशन। अभी मैं आपको बताऊंगा किस कन्वेंशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। बस कुछ इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखिएगा। ये क्लास है, ये लाइव सेशन भी है, एट द सेम टाइम लोग इसको रिकॉर्डेड सेशन में भी देखेंगे। आपको इस क्लास में जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आपको नोट डाउन करना है, मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चीज को जरूर नोट डाउन कर लीजिए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने ज्यादा डिक्टेट नहीं किया था, इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा वो चीजें जो कि आपके नोट्स को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगी। तो अपने साथ में एक रजिस्टर लेके बैठिएगा, पैसिवली मत इस लेक्चर को देखिएगा। आपका समय यूपीएससी में सबसे ज्यादा कीमती होता है ना, चीज आपका समय है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से यूटिलाइज कीजिएगा। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, कुछ सामाजिक बातें हैं जो कि जानना जरूरी है। आप लोग जानते हैं जीवन में हर कोई दुखी है किसी न किसी रीजन की वजह से। गरीब आदमी इसलिए दुखी है उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो उसकी वजह से उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, घर की रिक्वायरमेंट है, कपड़े की रिक्वायरमेंट है, खाने की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, हारी बीमारी है, हर चीज के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो गरीब आदमी के पास हर रोज एक पर्पस होता है। जब वो सुबह उठता है, वो पूरे दिन मशक्कत करता है, लड़ाई करता है अपने दिन से, उसके बाद जाके वो कुछ थोड़ा पैसा कमा पाता है जिससे वो अपना घर चलाता है। अब कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी है, नो डाउट गरीबी बहुत बड़ा दुख है, लेकिन अगर आप मेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो एटलीस्ट आपके पास में एक पर्पस है कि मुझे इस गरीबी से लड़ना है, तो आपके पास में जीवन में एक पर्पस है। सबसे बड़ा दुख है लाइफ का जब आपकी जिंदगी में पर्पस खत्म हो जाता है। अमीर आदमी का जो दुख है वो यही है, उसके पास पर्पस नहीं है। उसके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उसकी वो पूरी हो गई, घर मिल गया, खाना मिल गया, कपड़े मिल गए, ठीक है, सब कुछ हो गया उसके पास में। मगर उसकी बड़ी ही यूनिक तरीके की समस्याएं होती है कि उसको जीवन में, जैसे आप कभी पॉडकास्ट में देखिएगा कि कोई बहुत अमीर आदमी होगा, उसके दुख सुनिएगा कैसे कैसे होते हैं कि मुझे जीवन में कभी प्यार नहीं मिला, या मुझे ये समझ नहीं आता कि अब मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरी आत्मा को शांति पहुंचे। वही प्रॉब्लम, दिस इज, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्पसलेसनेस, कि इसे कैसे फुलफिल किया जाए। और इसका सलूशन भी वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने खुद इस चीज को कभी जिंदगी में फेस किया होगा। तो इसीलिए अमीर आदमी का दोस्त भी अमीर आदमी होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप इस तरीके की परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, कोई आपके पास में दोस्त आता है, वो भी बहुत रिच है, वो कहता है तू चिंता मत कर, मैं तुझे सोल्यूशन दिलवाता हूं, तू चल मेरे पास एक बाबा है, एक तांत्रिक बाबा है, वो हर तरीके के दुखों का निवारण कर देते हैं। अब ये परेशान अमीर बेचारा आदमी उस तांत्रिक के पास जाता है, बोलता है बाबा मुझे ना तो कभी जिंदगी में प्यार मिला, और अब तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं जी क्यों रहा हूं, मैं क्या अचीव करूंगा लाइफ में, आगे करना क्या है, सब तो मिल गया मगर ऐसा लगता है जैसे आत्मा अभी भी प्यासी है। बाबा बोलते हैं, बाबा सबसे पहले आंखें बंद करते हैं,
अपनी जो आंखों की जो पुतलियां होती हैं उसको ऊपर चढ़ाते हैं, नेटवर्क पकड़ते हैं ऊपर से कि बच्चा चिंता मत कर, जंगल में जा, जब शेर अपनी शेरनी के साथ सहवास कर रहा होगा उसका दांत निकाल ला जाके। अब दे दिया टास्क आपको, बाबा ने पर्पस दे दिया कि ये सोल्यूशन है, जाके पूरा कर दे किसी तरीके से। अब देखिए कितना बड़ा पर्पस है, कितना बड़ा गोल है। अब एक और प्रॉब्लम आ गई, खड़ी हो गई। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनी हुई हैं, कुछ एलएलपीज बनी हुई हैं जो कहते हैं हम आपका ये काम करके देंगे, हम निकाल के लाएंगे उस शेर का दांत। अब वो उस समय वो क्या कर रहा था इससे मतलब नहीं है, शेर का दांत जरूर आपको लाके दे दिया जाएगा। और यही वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाते हैं, जिसके बेसिस पे इन जो बेजुबान जानवर हैं इनको मारा जाता है, इनको हंट किया जाता है, इनके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको निकाल लिया जाता है। ऐसे ही एक किंग थे इंग्लैंड के, किंग जॉर्ज, ये बड़ा फेमस किस्सा है। किंग जॉर्ज जो थर्ड थे वो बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि ये बात है 1820 की। 1820 के अंदर आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हुई नहीं थी, और उस समय पे जो जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको आर्मर पहनने पड़ते थे स्टील के, आयरन के। अब ये जो स्टील के, आयरन के आर्मर्स होते थे वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते थे, तो ऑब्वियसली वो लड़ते थे मगर उस फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं लड़ पाते थे और बहुत हैवी होते थे हैंडल करना। तो किंग जॉर्ज साहब बड़े परेशान थे, वो गए इंडिया के अंदर। उस समय पे अंग्रेजों का राज हो चुका था, 1820 की मैं क्योंकि बात बता रहा हूं। उस समय पे इंडिया के गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के, जिनका नाम था फ्रांसिस रोडन हेस्टिंग्स के नाम से थे। ये वो वैरन हेस्टिंग्स के कजन नहीं थे, ये अलग थे। दिस पर्सन इज कॉल्ड फ्रांसिस रोडन हेस्टिंग्स। उनसे जॉर्ज साहब ने बोला कि यार फ्रांसिस, मेरे को ना एक नया आर्मर बनवा के दो जो कि हल्का हो, फ्लेक्सिबल हो। रोडन साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, हम देंगे, हम चापलूस हैं बहुत बड़े आपके लिए। रोडन साहब ने इस चक्कर में कई बेजुबान जानवरों को मरवा दिया, उनकी हंटिंग करवाई, उन्हें मारा गया। ये जो जानवर मारा गया इस किंग के आर्मर के लिए, उसको दिखा देता हूं मैं कौन था ये। दिस वॉज दिस एनिमल, ये था वो जानवर। इसका नाम पेंगोलिन है, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। ये जो आप पेंगोलिन का आर्मर देख रहे हैं या जो इसका प्रोटेक्टिव लेयर देख रहे हैं, केराटिन से मिलके बनती है। केराटिन ये वो वाला केराटिन नहीं है जो बॉडी बिल्डर्स खाते हैं अपनी बॉडी को शेप देने के लिए। दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसका यूज करके ये पेंगोलिन अपने इन स्केल्स को बनाता है अपनी बॉडी के ऊपर। एंड दिस इज द ओनली मैमल, याद रखिएगा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ओनली मैमल जिसकी बॉडी पे इस तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर है जो केराटिन से मिलके बनी है। नाउ व्हाट इज दिस केराटिन, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए क्योंकि कई बार इस पे भी क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है। दिस केराटिन इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। केराटिन दो तरीके के होते हैं, एक है आपका अल्फा केराटिन कहते हैं जिसको, एंड अनदर केराटिन इज कॉल्ड एज बीटा केराटिन। ये बेचारा पेंगोलिन जो मारा जाता है वो इस बीटा केराटिन की वजह से मारा जाता है। अल्फा केराटिन हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, जो हमारे नेल्स होते हैं, हमारे बाल होते हैं, हमारी स्किन होती है, उस सब में आपको दिस अल्फा केराटिन विल बी देयर। ये अल्फा केराटिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है। हेलिकल मतलब ऐसे स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रैंड की तरह ये बड़ा होता चला जाता है। केराटिन ये प्रोटीन है एक तरीके का और ये स्ट्रैंड की तरह बड़ा होता चला जाता है। ऑन द अदर हैंड दिस बीटा केराटिन, एंड बिकॉज क्योंकि ये स्ट्रैंड की तरह, एक सिंगल स्ट्रैंड की तरह बढ़ता चला जाता है, दैट इज द रीजन ये सॉफ्ट भी होता है थोड़ा सा। एंड इट इज सॉफ्ट, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। आपने नाखूनों को देखा होगा, जो नाखून होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ जाते हैं आराम से टूटने से पहले। ऑन द अदर हैंड दिस बीटा केराटिन इज इन द शेप ऑफ शीट्स। ये शीट्स की फॉर्म में कलेक्ट होता है। जो पेंगोलिन होता है इसके ऊपर आपने देखा कि शीट्स बनी हुई थी, ये देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ऐसे स्केल्स बने हुए हैं, ऐसे शीट्स बनी हुई हैं। ये जितनी भी शीट्स हैं ये बेसिकली सारी केराटिन से मिलके बनी है। और ये कौन सा केराटिन है, दिस इज बीटा केराटिन। बीटा केराटिन कलेक्ट ही शीट के फॉर्म में होता है। सो बिकॉज इस शीट की फॉर्म में कलेक्ट होता है, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ता चला जाता है, इस वजह से जो इसके कारण जो पेंगोलिन की बॉडी के ऊपर ये शीट बनती चली जाती है, लेयर बनती चली जाती है, बहुत हार्ड होती है अपने आप में, हार्ड बट स्टिल इट इज फ्लेक्सिबल, much more flexible than any other material. Now just because of this beta keratin, इस बेजुबान जानवर को मारा जाता है, इसका शिकार किया जाता है।
अब इसी का यूज करके फ्रांसिस रोडन साहब ने एक जैकेट बनवाई थी जॉर्ज साहब के लिए, किंग जॉर्ज III के लिए, और वो जैकेट उन्होंने प्रेजेंट की थी। अभी भी इंग्लैंड की जो रॉयल आर्मरी है वहां पे ये पेंगोलिन की बनी, खाल की बनी जैकेट अभी भी वहां पर आपको सजाई हुई दिखाई दे जाएगी। पेंगोलिन को मारने का एक और रीजन है, पेंगोलिन का जो मीट है, इट्स मीट इज अ काइंड ऑफ लग्जरी डेलिकेसी। पेंगोलिन के मीट को चाइना, वियतनाम के अंदर बहुत ही हाई प्राइसेस पे बेचा जाता है। आप अफ्रीका में जाएंगे तो पेंगोलिन के मीट को कुछ स्पिरिचुअल रीजन से, कुछ रिचुअल्स, जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उसके अंदर डेटीज को ऑफर किया जाता है। WWF का आपने अगर नाम सुना है, WWF वो लड़ाई करने वाला WWF नहीं है, दिस इज WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसे कहा जाता है। 1961 में इसको स्टार्ट किया गया। WWF का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो जितना भी इलीगल ट्रेड वर्ल्ड में पूरा होता है उसका 20% ट्रेड मात्र सिर्फ पेंगोलिन का ट्रेड है। पेंगोलिन का इलीगल ट्रेड है, उसको मारा जाता है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को उतारा जाता है और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। उसके मीट को चाइना, वियतनाम जैसी कंट्रीज में सेल किया जाता है और इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको यूज करते हैं सम ऑफ द बिग जायंट्स लाइक दिस, गुची, पराडा, राल्फ लॉरेन का आपने नाम सुना होगा। ये जितने भी फैशन लग्जरी ब्रांड्स हैं इनमें इनको अक्सर इनके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं कि इन्होंने एनिमल्स की स्किन को इलीगली प्रोक्योर किया था और उसका इस्तेमाल करके इन्होंने ऐसे कुछ कपड़े बनाए थे जिनको बाद में इन्होंने बिलियंस में, मिलियंस में इस तरह से बेचा था। राइट। अब मैंने आपको बताया अमीर आदमी है, उसकी परेशानी जो है वो ये है कि वो करे क्या, पैसा इतना है उसके पास। गांधी जी ने एक बड़ी कमाल की बात बोली थी। गांधी जी कहते थे कि इंसान की नेचर में इकट्ठा करना है, वो एक्र्यू करना जानता है, वो इकट्ठा करना जानता है, पर वो बांटना नहीं जानता। एंड दैट इज द रीजन गांधी जी ने बोला कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बहुत रिच आदमी सू मोटो बेसिस पे अपने ही तरफ से फिलेंथ्रोपिस्ट वे में अपने पैसे को सोशल रीजन के लिए लगाएगा, सोशल पर्पस के लिए लगाएगा, तो आप एक बुलावे में हैं। एंड दैट इज द रीजन गांधी जी ने ट्रस्ट का आइडिया प्रोपाउंड किया था कि ट्रस्ट बनाने की जरूरत है जहां पे आप पैसा लगाते भी हैं और कम से कम उस पैसे का आपके अगेंस्ट नाम हो जाता है कि भाई इस आदमी ने इस ट्रस्ट के लिए इतना पैसा पे किया या इतना पैसा डोनेट किया। सिर्फ एनिमल्स इसके शिकार नहीं है। जो इलीगल ट्रेड होता है इसके अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट खत्म कर दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लोरा के स्पीशीज हैं जिसको इतनी बेतहाशा स्पीड पे खत्म किया जा रहा है, इसको यूटिलाइज किया जा रहा है कि आगे आने वाले साल में शायद ही आपको वो देखने को मिले। आप लोगों ने पुष्पा मूवी जरूर देखी होगी, उसके अंदर को लाल चंदन का जिक्र करता है। रेड सैंडर नाम उसका है, बेसिकली रेड सैंडर्स कहा जाता है या हिंदी में हम उसको लाल चंदन कह देते हैं। बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला ये पेड़ है। ये ज्यादातर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के शीशाचिलम फॉरेस्ट है, हिल्स हैं बेसिकली, जहां पे इसके फॉरेस्ट हैं जहां ये लाल चंदन मिलता है। आंध्र प्रदेश की कुछ पॉकेट्स में ये आपको पाया जाएगा, मिलेगा, या तमिलनाडु में मिलेगा या कर्नाटका में कुछ पॉकेट्स में मिलेगा, मगर इंडिया में भी इसका जो नंबर है वो उतना ज्यादा नहीं है और इसका इलीगल ट्रेड नेक्स्ट लेवल पे है। ज्यादातर ये जितना भी रेड सैंडर है ये जाता है चाइना की तरफ, वहां पे जाके इसके यूज करके डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, पेन बनाए जाते हैं, हैंडल्स बनाए जाते हैं कटलरीज के, या फिर वुडन, जो बहुत अमीर लोग हैं इसका बेड बनवाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं। एक बात याद रखिएगा, किसी स्पीशीज का पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं आएगा। अर्थ को हम इकोलॉजी की भाषा में या एनवायरनमेंट की भाषा में भी कॉल इट बायोस्फीयर। अर्थ को अगर आप ध्यान से देखें तो अर्थ एक तरीके का बायोस्फीयर है। यहाँ पे हर तरीके की चीज है, यहाँ पे लिथोस्फीयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। अब आप इसको एक तरह से इमेजिन कीजिए दैट इट इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अर्थ को आप ह्यूमन बॉडी के साथ में रिलेट करने की कोशिश कीजिए। हमारी बॉडी में अगर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट भी कम हो जाता है, कई आप लोगों ने देखा होगा विटामिन डी के कमी होने की वजह से आपकी हड्डियां टूटने लगती हैं, आपको मेंटल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, या किसी और तरीके की बीमारी आपके साथ हो जाएगी जो आपको इवेंचुअली पता लगेगा कि आपकी बॉडी अब रिकवर नहीं कर सकती जिससे। इसी तरीके से ये जो स्पीशीज होती हैं, चाहे पेड़ पौधों की हो या जानवरों की हो, ये स्पीशीज जब एक एक करके एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ती हैं, आप ये मत सोचिएगा कि वो ही तो गई हैं, हमें इससे क्या लेना था। जैसे गौरैया गायब हो गई थी अचानक से, अब कभी कभी कुछ कुछ दिख जाती हैं। अभी पीछे हमारे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी काफी परेशानी
बड़ा दुख जताया इस बात के कि भैया गौरैया दिख नहीं रही है इस समय पे। और उनका दुख अगर आप देखें ना तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से वो दुख बहुत वाजिब है। पेंगोलिन अगर किसी दिन खत्म हो गए पूरे के पूरे, किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि पेंगोलिन बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए, अब तो पेंगोलिन को काफी हाई स्केल की प्रोटेक्शन दी जा रही है इस समय पे, अभी मैं उसी पे बात करूंगा आगे जाके, मगर जिस दिन पेंगोलिन एक्सटिंक्ट हो गए तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आने वाली। पेंगोलिन का खत्म हो जाने का मतलब है एंड्स और टर्माइट्स का बढ़ जाना। अगर एंड्स और टर्माइट्स बढ़ने लग गई तो धीरे धीरे करके जो भी फॉरेस्ट का रीजनरेटिव पावर होती है, फॉरेस्ट में छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो कि सीड से उगते हैं, टर्माइट्स और एंड्स उनको फीड करने लग जाएगी। यूजुअली टर्माइट्स और एंड्स फॉरेस्ट के अंदर डीकंपोजर की तरह से काम करती है, मतलब अगर कोई चीज मर गई है, कोई पेड़ मर गया है, कोई जानवर मर गया है, तो उसको धीरे धीरे करके खाकर उसको उसकी सफाई कर देती है। तो दे आर अ काइंड ऑफ स्कैवेंजर्स, ये सफाई करने वाले कर्मचारी हैं अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर। मगर जब इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज इनको खाने वाले जो ये पेंगोलिन्स हैं वो ज्यादातर फीड करते हैं एंड्स और टर्माइट्स के ऊपर, जिस दिन इनको फीड करने वाले खत्म हो गए तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इससे धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे पेड़ उगने की कोशिश कर रहे थे एंड्स और टर्माइट्स, उनको भी खाना शुरू कर देगी। और ये सिर्फ फॉरेस्ट को हर्ट नहीं करेगा, ये आपके क्रॉपलैंड्स में भी आ जाती हैं। टर्माइट्स एक अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन सकती है क्रॉपलैंड्स के लिए, फार्मर्स के लिए। एंड्स अगर ज्यादा आ जाएं तो कई बार पूरा खेत का खेत खत्म कर जाती हैं, अगर ऐसी कोई स्पीशीज आ गई है जो कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप को खाना पसंद करती हैं। अब इनको डील करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए फार्मर्स के पास इलाज क्या है? फार्मर्स के पास इलाज ये है कि वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करें, फार्मर्स के पास इलाज ये है कि वो पेस्टिसाइड्स का यूज करें। करो यूज, कोई दिक्कत नहीं है, पेस्टिसाइड्स डालो, इंसेक्टिसाइड्स डालो। है क्या ये सारी की सारी चीजें? ये सारी की सारी चीजें कुछ नहीं है मगर हार्मफुल केमिकल्स हैं। क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स क्रॉप्स के थ्रू या सॉइल के थ्रू क्रॉप्स इनको चूस लेती हैं, वही क्रॉप्स आप लोग खाते हैं, मैं खाता हूं, और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के अंदर भी इनका जो मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन। ये जो धीरे धीरे करके पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में इंक्रीज होते चले जाते हैं बिकॉज पूरी फूड चेन में वो आ गए हैं, इसको बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। और ये आगे जाके फिर उसके बाद आप बीमार पड़ेंगे, आपका हेल्थ के ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा, आप दवाइयों में अपना पैसा खराब करेंगे, हॉस्पिटल्स में जो आपकी विजिट्स होंगी वहां आपका पैसा खराब होने लगेगा। तो आप ये मत सोचिए कि कहीं दूर किसी कोने में अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज गायब हो रही है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम है उससे। एनवायरमेंट या इकोलॉजी बहुत ही अमेजिंग एक कंसेप्ट है। अर्थ एक तरीके से ह्यूमन बॉडी की तरह काम करती है, एक छोटा कंपोनेंट भी अगर बिगड़ गया तो पूरी की पूरी मशीनरी धीरे धीरे करके खराब होने लग जाती है। इसके अलावा आप पॉसिबिलिटी खत्म कर देते हैं उन पर्टिकुलर दवाइयों की जो आप अदरवाइज क्रिएट कर सकते थे। जितनी भी दवाइयां आज के डेट में आप लोग खा रहे हैं, चाहे आप पेन किलर्स खाते हो, एंटीबायोटिक्स खाते हो, एंटी कैंसरस जो ड्रग्स यूज होते हैं, या एड्स के लिए दवाइयां आती हैं, किसी भी डायबिटीज की दवाइयां आती हैं, 99% केसेस में इन दवाइयों के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो या तो आपको किसी स्पीशीज से मिलते हैं प्लांट के, या फिर आपको किसी एनिमल की स्पीशीज से उसको डिराइव करना पड़ता है। आप लोगों ने एस्पिरिन का नाम सुना होगा, एस्पिरिन जो कि डिस्प्रिन इंडिया के अंदर ब्रांड नेम से बेची जाती थी। एस्पिरिन सबसे पहली बार ये पता लगा कि एक व्हाइट विलो के नाम से, सब इंडिया में इसको सफेद बेंत के नाम से जाना जाता है, व्हाइट विलो के नाम से एक पेड़ होता है। आप लोगों ने ये आई एम श्योर सब जानते होंगे कि विलो के पेड़ से बैट्स बनते हैं ना। विलो के कई स्पीशीज हैं, विलो एक तरीके का पेड़ है, एक स्पीशीज है पेड़ का, उसके कई अलग अलग कजन्स हैं विलो परिवार के। एक विलो परिवार का कजन है, इसको कश्मीरी विलो बोला जाता है, कश्मीरी विलो जिससे इंडिया के अंदर बैट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद में एक इंग्लिश विलो बोला जाता है, इससे इंग्लैंड के अंदर बैट्स बनाया, तो वो ज्यादा महंगा पड़ता है खरीदना उसको, ठीक है। इसी तरह से एक व्हाइट विलो भी होता है। व्हाइट विलो की जो छाल होती है, उसकी जो बार्क होती है, उसकी बार्क के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके बुखार को कम कर सकते हैं, आपका पेन रिलीव कर सकते हैं, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको खत्म कर सकते हैं। व्हाइट विलो में ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। प्राइमरीली बेसिकली वो सेलिसिन होता है
जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है या फिर आपका फीवर कम होने लगता है। ये आज से 2500-3000 साल पहले डिस्कवर कर लिया गया था और इसी सैलिसिन का यूज करके फर्स्ट टाइम एस्प्रिन को बनाया भी गया था। अब जो एस्प्रिन बनती है, एस्प्रिन में भी कुछ नहीं है, एस्प्रिन में बेसिकली सैलिसिन से डिराइव किए हुए कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। अब तो वो केमिकली बना लिए जाते हैं, मगर जब फर्स्ट टाइम इसका इजाद हुआ था तो व्हाइट विलो की बार्क को यूज किया गया था। आज जैसे बहुत फॉरेस्ट एरियाज होते हैं ना, चाहे इंडिया में फॉरेस्ट एरियाज हो या अलास्का जैसा रीजन हो, यहाँ पे आज भी लोग दवाइयां नहीं खाते हैं। किसी को अगर बुखार हो जाता है तो व्हाइट विलो की छाल को उतार के उसकी चाय बनाई जाती है, चाय में उसको उबाला जाता है और वो चाय पी ली जाती है। एक रात में आपका फीवर भी डाउन हो जाता है और आपकी बॉडी में जो भी दर्द है, कहीं पे कहीं पेन हो रहा है आपको, वो पेन भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी दिन आपने व्हाइट विलो को खत्म कर दिया तो जो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज थी, अब आज आपको सैलिसिन मिला है व्हाइट विलो के अंदर, हो सकता है कल को आपको और कुछ ऐसा बड़ा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल जाए जो कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इनका इलाज दे दें आपके पास और फाइनल सोल्यूशन दे दे। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर गोली खानी है, 2 या 3 गोली में आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अब एक और आपको मैं अमेजिंग केस बताता हूं। दिस पर्टिकुलर प्लांट इज कॉल्ड एज मेडागास्कर पेरीविंकल। इस नाम से आप नहीं इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा प्लांट है। मेडागास्कर पेरीविंकल, आम भाषा में इसको हम लोग सदाबहार बोलते हैं। सदाबहार आप लोगों ने सबने इसका पौधा देखा होगा। ये एक ऐसा पौधा है, चाहे कहीं पे अगर डेजर्ट भी है वहां पे भी आपको इसकी मिलने की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। बड़े सुंदर सुंदर इसके फूल होते हैं, मैक्सिमम टाइम 12 महीने ये फूल खिले रहते हैं। कई जगहों पे सफेद होते हैं, कई जगहों पे पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन होता है। सदाबहार, आई एम श्योर कि आप सबने नाम जरूर सुना होगा इस पौधे का। आप हैरान रह जाएंगे इस बात को, ये नेटिव था एक्चुअली मेडागास्कर का। मेडागास्कर से इंडिया तक पहुंचा किसी ना किसी तरीके से। इंडिया के अंदर आज की डेट में आपको हर तरफ ये मिलेगा ना। इस मेडागास्कर पेरीविंकल के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल कंपाउंड्स पाए गए जिनको कहा गया विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन 2 ऐसे कंपाउंड है जो कि आपके कैंसर सेल्स को रेप्लिकेट करने से रोकते हैं। ये जो दोनों कंपाउंड है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, कैंसर सेल्स को आप जानते हैं, कैंसर सेल्स बहुत ही स्पीड से, बहुत ही रैपिडली वो मल्टीप्लाई करते हैं। उनका जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जो कि माइटोसिस मियोसिस आपने सुना होगा नाम इसका। ये जो सेल डिवीजन होता है इतनी स्पीड से होता है, अनकंट्रोल्ड होता है कि धीरे धीरे करके ये कोई लंप जो आपकी बॉडी में हुआ है वो फैलता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। now, कीमोथेरेपी के दौरान इस विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन को दिया जाता है पेशेंट्स को जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं, एंड दे हैव शोन 100% रिजल्ट्स in terms of controlling the cell division of cancer cells, particularly the blood cancer cells. Now, आप खुद बताइए कि अगर सदाबहार जैसा पौधा आपके आसपास ना होता, अब आप सोचेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया गया था कि इसमें कैंसर, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। सदाबहार आज से कई साल पहले इस बात के लिए फेमस था कि इसके पत्ते खा के, अगर आप इसके पत्तों को उबाल के इसके पानी पीते हैं तो इससे डायबिटीज क्योर हो जाती है ना। कई केसेस में हुई भी और कई केसेस में नहीं हुई। इसी बात को टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जब एक्सपेरिमेंट किए गए उस दौरान ये बात पता चला कि भैया इसके अंदर तो 2 ऐसे कंपाउंड है जो कि कैंसर खत्म कर सकते हैं। डायबिटीज से चलो फिर भी मैनेज हो जाएगी, कैंसर तो आप जानते हैं जानलेवा है ज्यादातर। उसके लिए इसके जब टेस्ट हुए तब जाके पता लगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पौधा है। और हम आज भी मैक्सिमम लोग इसको इज्जत नहीं देते। जो लोग गार्डनर्स हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि आप किसी भी पौधे की बहुत केयर करेंगे, इसकी आपको केयर करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही नेचर इसको उगाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है। सो सर, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, बी इट ऑफ द प्लांट्स और द एनिमल्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहला रीजन ये है कि इनके गायब हो जाने से कोई ना कोई आप ही के ऊपर अंत में इफेक्ट क्रिएट होगा, और दूसरा रीजन ये है कि आप कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट आपके हाथ से चला जाएगा जो किसी बड़ी बीमारी का इलाज बन सकता था ना। यही बात समझ के, ये बात समझी गई और इस बात को समझा IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपने नाम सुना होगा इसका जरूर। IUCN ने इस बात को समझा, अंडरस्टैंड किया
और पहली बार 1961 के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई आईयूसीएन द्वारा। उस मीटिंग के अंदर ये फाइनली कंक्लूड हुआ कि बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये जब तक अपने यहां पे कंपनीज को इस एनिमल प्रोडक्ट्स, ये जो इलीगली ट्रेड करे जाने वाले एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड को कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक डेवलपिंग कंट्रीज में ये जो बेजुबान जानवर हैं ये बेचारे हर रोज मारे जाएंगे। डेवलपिंग कंट्रीज में ही ज्यादातर हंटिंग होती है। आप देख लीजिए केसेस ज्यादातर नेपाल, वियतनाम, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, पैरागुए, उरुगुए, ब्राजील, ये ज्यादातर वो एरियाज हैं जो साउथ जिसको कहा जाता है। आपको मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, बीट इन द टर्म्स ऑफ एनिमल्स और बीट इन द टर्म्स ऑफ प्लांट्स, ज्यादातर डाइवर्सिटी आपको इन्हीं पर्टिकुलर साउथ की कंट्रीज में मिलेगी। आप जानते हैं ब्राजील के अंदर कितना बड़ा अमेजोन का जंगल है। अमेजोन के जंगल के साथ साथ आप जानते हैं इस बात को कि अमेजोन के जंगल के साथ साथ जो ब्राजील में लार्जली है, या जो नॉर्दर्न पर्टिकुलर बेल्ट है साउथ अमेरिका की, अमेजोन के जंगल वर्ल्ड के लंग्स बताए जाते हैं ना। ब्राजील, अमेजोन के जंगल के बारे में सबने सुना होगा। आप लोगों ने कभी अटलांटिक फॉरेस्ट के बारे में इसका कभी नाम सुना है? अटलांटिक फॉरेस्ट भी अमेजोन फॉरेस्ट की तरह एक रेन फॉरेस्ट मैं कहूंगा हुआ करता था। अमेजोन साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न बेल्ट में पाया जाता है। ये मैप देखिए, यहां पे आपको देख सकते हैं, ये नॉर्दर्न बेल्ट जो है वहां पे अमेजोन के जंगल पाए जाते थे। मगर ये जो अटलांटिक फॉरेस्ट है ये लार्जली साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ में चला करते थे या यहां पाए जाते थे। ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पैरागुए हो गया, यहां पे ही ज्यादातर जंगल पाए जाते थे। इमेंसली डेंस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, और अपने आप में वाइल्ड लाइफ का एक हॉटस्पॉट, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट हुआ करता था, जो कि आज की डेट में 88% खत्म हो चुका है। 88% खत्म हो चुका है जस्ट इन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ट्री जिसको ब्राजीलियन रोजवुड कहा जाता है। ब्राजीलियन रोजवुड टिम्बर इंडस्ट्री के अंदर इसको आइवरी ऑफ टिम्बर ट्रेड बोला जाता है। आइवरी मतलब हाथी के दांत जितना कीमती लकड़ी, इसको बोला जाता है ब्राजीलियन रोजवुड। ये सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से अटलांटिक फॉरेस्ट में कटिंग की गई, वहां पे इनडिस्क्रिमिनेट लेवल पे जाके डिस्ट्रक्शन की गई और इस लकड़ी को निकाल के लाया गया। पता नहीं ऐसा इसमें क्या ही खास था जो दूसरे लकड़ी को यूज करके आप अपने फर्नीचर नहीं बनवा सकते थे। एक इतना सुंदर, एक इतना इंपॉर्टेंट दुनिया के लिए जो फॉरेस्ट था वो 88% खत्म कर दिया गया जस्ट इन द नेम ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा। ये सब बातें समझ आई मैंने जैसे आपको बताया कि ये सब बातें समझ आई 1961 के अंदर आईयूसीएन को। आईयूसीएन ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग कहां की गई थी? मीटिंग की गई थी तंजानिया में। वहां ये बात समझ आ गई कि भैया डेवलप्ड कंट्रीज को अपने यहाँ पे जो ये कंपनीज हैं इनके डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो इलीगल ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, तभी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, इसको रोका जा सकता है। इस 1961 की मीटिंग के बाद में अगला इंपॉर्टेंट साल जो आया वो था 1963 का। 1963 में आईयूसीएन की 8th जनरल असेंबली होने वाली थी। ये होने वाली थी नायरोबी में। ये सब चीजें मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, अभी मैं डिक्टेट कराऊंगा, तो आप प्लीज उस टाइम पे इसको लिखिएगा। अभी बस समझिए फॉर द टाइम बीइंग। आईयूसीएन की 8th जनरल असेंबली होने वाली थी कहां पे? नायरोबी में। नायरोबी में ये बात डिस्कस की गई कि भाई अगर हमें ये इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स और द एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को रोकना है देन वी नीड अ कन्वेंशन। एक कन्वेंशन की हमें रिक्वायरमेंट है, एक एग्रीमेंट की, ग्लोबल एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है। और इसी की वजह से पहली बार ये डिसाइड हुआ कि हम एक ग्लोबल एग्रीमेंट बनाएंगे और इसका नाम रखा गया कन्वेंशन ऑन इलीगल ट्रेड in endangered species of fauna and flora, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स। फौना बोले तो एनिमल्स,
फ्लोरा बोले तो प्लांट्स। तो ये पहली बार जो बात उठी वो 1963 के अंदर नायरोबी में IUCN की 8th जनरल असेंबली के दौरान ये बात हुई दैट वी नीड अ कन्वेंशन, एक एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है। दिस एग्रीमेंट वाज लेटर ऑन कॉल्ड एज अ कन्वेंशन ऑन इलीगल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा, जिसको आप लोग शॉर्ट में साइट्स के नाम से जानते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज ऑल अबाउट साइट्स, हम साइट्स पे बात करने वाले हैं। इसी पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर इसके ऊपर एक फर्स्ट ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया कि भैया एटलीस्ट एक ड्राफ्ट बताओ कि इस साइट्स के अंदर क्या क्या होगा, किस तरीके से हम ट्रेड को अलाउ करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, या जो इलीगली हंटेड एनिमल्स होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ होगा, क्या सिर्फ मेंबर कंट्रीज पे इसका जुरिस्डिक्शन होगा या जो इंटरनेशनल सी है वहां पे भी इसकी जुरिस्डिक्शन रखी जाएगी, हाउ दिस होल प्रोसेस विल वर्क, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द फैशन इंडस्ट्री, इट इज नॉट अबाउट द डेकोरेशन के पर्पस के लिए ही, आर्टिकल्स के लिए ही इन जानवरों को नहीं मारा जाता। कई बार जेन्युइन रीजंस की वजह से भी आपको इन एनिमल्स, इन स्पीशीज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ह्यूमन काइंड एज अ होल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, हॉर्स शू क्रैब के नाम से एक क्रैब होता है, ये डायनासोर्स के जमाने से चला आ रहा है, आज तक जिंदा है। नाउ दिस हॉर्सशू क्रैब इज फेमस फॉर इट्स कॉपर फिल्ड ब्लड। इसका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसमें कॉपर होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो आयरन की वजह से लाल होता है, मगर ये जो हॉर्स शू क्रैब होता है इसके ब्लड में कॉपर पाया जाता है एंड दैट इज द रीजन इसका कलर ब्लू होता है। ना इसकी अमेजिंग कुछ कैपेसिटीज हैं इस ब्लड की, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे कुछ एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिसका यूज करके जो वैक्सीन्स हैं उसको टेस्ट किया जाता है। आप जानते हैं वैक्सीन्स के अंदर बेसिकली इनएक्टिवेटेड या फिर ऑलमोस्ट किल्ड बैक्टीरियाज या वायरसेस या इनके पार्ट्स को यूज करके वैक्सीन्स को बनाया जाता है। आप जानते हैं कोरोना वायरस आया था, उस टाइम पे जो कोविड की वैक्सीन बनाई गई थी उसमें कोरोना वायरस की बॉडी के ऊपर स्पाइक्स मिल रहे थे। जब ध्यान से देखा गया तो उसके ऊपर स्पाइक्स थे, उस स्पाइक्स को यूज किया गया, निकाला गया और उसको एक वैक्सीन में डाला गया। पहले उस स्पाइक्स को एक तरह से इनएक्टिवेट कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया और उस स्पाइक को डाला गया वैक्सीन में। वो वैक्सीन आपकी बॉडी में डाली गई ताकि आपकी बॉडी ये जान जाए कि कभी भी कभी इस तरीके का कोई बैक्टीरिया या वायरस या ऐसा कोई पार्ट रखने वाला वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसे तो उसे लड़ना कैसे है। वैक्सीन इसी तरह से काम करती हैं, इसमें इनएक्टिवेटेड या मरे हुए बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट करे जाते हैं सो दैट कि आपकी एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता बढ़ जाए और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आगे आने वाले किसी भी थ्रेट को पहचान के उसको खत्म कर सके। जो हॉर्सशू क्रैब का खून होता है, जो ब्लड होता है इसका, जो ब्लू कलर का होता है, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं कि आप जब इसको वैक्सीन्स के ऊपर डालते हैं, जो टेस्टेड नहीं होती वैक्सीन के ऊपर डालते हैं, तो वहां पे अगर कोई भी ऐसा टॉक्सिन है, कोई ऐसा बैक्टीरिया का टॉक्सिन है या वायरस का टॉक्सिन है जो कि अगर गलती से बॉडी में चला गया आपको मार देगा वो, तो उसको ऑन द स्पॉट ये कॉपर से भरा हुआ ब्लड जो होता है उसको ट्रैप कर लेता है वहीं पे। हॉर्सशू क्रैब की डिटेल अगर आपको समझनी है तो मैं एक लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एक वीडियो बनाया था मैंने कई साल पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यूपीएससी में कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इस वीडियो को तसल्ली से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन या साल आया वो था 1973 का। IUCN ने ग्लोबल मीटिंग अरेंज की, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रखी, वो रखी थी कहां पे, वॉशिंगटन डीसी में। ये सब चीजें कई बार पूछ लेते हैं, जैसे CAPF के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो दूसरे अदर एग्जाम्स हैं। 1973 में IUCN ने वॉशिंगटन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करी। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस ड्राफ्ट को सामने रखा, इस ड्राफ्ट में डिस्कशन हुआ और फाइनली 80 कंट्रीज ने इस साइट्स की एग्रीमेंट को फाइनल किया, सिग्नेचर करे उसके ऊपर, उसको एग्री किया। यही वो दिन था, दिस डे वाज 3 मार्च 1973 जब साइट्स पहली बार अडॉप्ट की गई। 3 मार्च 1973 इसीलिए क्योंकि इस दिन साइट को अडॉप्ट किया था, उसे एक्सेप्ट किया गया था। दैट इज द रीजन इसको इवेंचुअली UN ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे डिक्लेयर कर दिया था और आज की डेट में 3 मार्च 1973 वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ डे के नाम से जाना जाता है। प्लीज इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा। इट वॉज बिकॉज द साइट्स एज एन एग्रीमेंट वॉज अडॉप्टेड ऑन 3 मार्च 1973। अब मैं कुछ डिक्टेट करा देता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लीज राइट इट डाउन। सबसे पहले लिखिए कंटेक्स्ट ऑफ साइट्स, यूपीएससी के लिए है, प्लीज राइट डाउन कंटेक्स्ट ऑफ साइट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट प्लीज राइट डाउन 1961 Tanzania International Union for Conservation IUCN and some other organization arranged a conference to discuss increasing illegal trade in wild animals and plants. In this conference, it was observed that to stop poaching in developing countries of animals, it is required by the developed nations to control the demand of animals or its related parts or their related parts. In 1963, IUCN arranged its 8th General Assembly. In Nairobi, where the first draft of a global agreement was presented. The name of this draft was Convention on International Trade in endangered species of fauna and flora, FAUNA fauna and FLORA flora, मतलब animals and plants. In 1973, Washington DC, United States, IUCN organized a conference which was attended by 80 countries. In this conference, the agreement on sites was signed and adopted on 3rd March 1973. The same day is now celebrated as UN World Wildlife Day. On 1st July 1975, ये याद रखिएगा, इसमें फर्क होता है, अडॉप्शन अलग होता है, फोर्स में आना अलग होता है। जैसे आप लोग पॉलिटी अगर पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि एक होता है लॉ को पास करना, ठीक है। लॉ पास करने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के, सपोज कोई पर्टिकुलर इशू के ऊपर लॉ पास होना, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया,
लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद वो जाता है अप्रूवल के लिए किसके पास, हमारे परम पूजनीय प्रेसिडेंट के पास में जाता है। प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, तो ये माना जाता है कि भैया लॉ पास हो गया। मगर लॉ पास हुआ है, लॉ अडॉप्ट हुआ है, लॉ फोर्स में नहीं आया है। लॉ फोर्स में कब आता है? लॉ फोर्स में आता है जिस डेट को ये मेंशन किया, या जिस डेट को ये पब्लिश हो जाता है ऑफिशियल गजेट के अंदर। जैसे ही आप उसे ऑफिशियल गजेट के अंदर छाप देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, उस दिन से वो लॉ जो है वो फोर्स में आ जाता है। इन दिस सिमिलर फैशन, साइट्स एज एन एग्रीमेंट साइन करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए 1973 में ओपन किया गया था। 80 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, उसको पढ़ा, समझा, उसको उसके ऊपर साइन कर दिए कि ठीक है, हम तैयार हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए। वी विल पार्टिसिपेट इन दिस होल अरेंजमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू कंट्रोल द इलीगल ट्रेड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मगर इवेंचुअली उसको और फर्दर स्टडी किया गया, क्योंकि देखिए बात क्या होती है, साइट्स, एक बात याद रखिएगा, साइट्स एक्चुअली लीगली बाइंडिंग है। जैसे इंडिया है, इंडिया साइट्स को फॉलो करता है, इंडिया ने साइट्स को साइन किया, उसे रेटिफाई किया। आप रेटिफाई करने का मतलब यह हुआ कि अगर आप वहां तो साइन कराए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके, मगर अब उसके जो प्रोविजंस हैं उस पर्टिकुलर कन्वेंशन के, उस प्रोविजन को आप अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान के चलिए कि साइट्स ये कहता है कि अगर किसी भी जानवर को इंडिया से बाहर भेजना है यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे मान के चलिए इंडिया में शेर बहुत है, एशियाटिक लायंस बहुत है इंडिया में, तो एक एशियाटिक लायन को उठा के भेजना है यूएस के अंदर। अब उसको जब भेजा जाएगा, वहां पे हो सकता है कोई उसको खरीद रहा हो, अब उसे जब जू खरीद सकते हैं, अब जब उसे भेजा जाएगा तो उसके लिए एक्सपोर्ट का परमिट इशू किया जाता है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है एक एशियाटिक लायन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स, पॉसिबली इट इज अ जू। नाउ ये जो एक्सपोर्ट का परमिट है, इसका क्या तरीका होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कवर किए जाएंगे, ये सारी चीजों का जिक्र जो है वो साइट्स में किया गया है। अब इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में भी तो कोई, हवा में तो आप इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, इंडिया में भी आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो जब इंडिया उसको कानून, उसके ऊपर ये कमिटमेंट दे देगा कि हम इस पे कानून बनाएंगे, एक डोमेस्टिक लॉ बनाया जाएगा इसके लिए, उस दिन से आप समझ लीजिए कि आपने इसको इंडिया में फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया, साइट्स को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा साइट्स लीगली बाइंडिंग है, इट इज लीगली बाइंडिंग। आप इसके पार्ट अगर बनते हैं, देन यू हैव टू फॉलो वट एवर दे आर सेइंग, वट एवर द कन्वेंशन और वट एवर द एग्रीमेंट और द कन्वेंशन इज सेइंग। और उसके लिए आपको एक डोमेस्टिक लॉ बनाना पड़ता है अपनी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ टाइम तो चाहिए ना, तो ये सारी बातें करने में, सारी चीजें करने के अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है बीच में। इसीलिए ये जो कन्वेंशन साइन, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखिएगा 1973 के अंदर साइट्स को अडॉप्ट किया था, इसके ऊपर साइन किया गया, इसके अडॉप्शन हुआ था, लेकिन 1975 में ये फोर्स में आई थी। इवेंचुअली इट केम इनटू फोर्स इन 1975। ये ध्यान से जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तभी मैं बार बार बोलता हूं, जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उत्तेजित होके मत पढ़ा कीजिए, उसको 2 बार रीड करना एटलीस्ट। कई बार ये इसी चीज का डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि अडॉप्ट की गई या फोर्स में आई, और यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, प्लीज राइट डाउन, ऑन 1 जुलाई 1975 साइट्स केम इनटू फोर्स, साइट्स केम इनटू फोर्स। अब आज की डेट में साइट्स ऑलमोस्ट 36,000, पहली बात, फिर एक चीज पे ध्यान दिलवा रहा हूं मैं आपको, 36,000 एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज को, या उसके ऊपर जो इलीगल ट्रेड होता है उसको प्रोहिबिट करने की कोशिश करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, रीजन मुझे पता है कि आप इस क्वेश्चन का, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं इस एरिया में तो आपको शायद नहीं इसका आंसर पता होगा, बट स्टिल कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से मेरे इस स्टेटमेंट को सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी ये स्टेटमेंट रख दिए जाएंगे, उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा इसका। द ओनली पर्पस इज टू somehow hold your attention, because आजकल attention span बहुत कम हो गया है स्टूडेंट्स का। Question says with reference to sites,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, साइट्स एम्स टू प्रोहिबिट any international trade in endangered species of fauna and flora. In endangered species of fauna and flora. Statement number 2, CITES jurisdiction also covers high sea. High sea मतलब एक ऐसा इलाका समुद्र का या ओशियन का जहां पे किसी भी कंट्री का कोई क्लेम नहीं होता। कुछ ऐसे पैच हैं ओशियन के, वैसे तो धरती के ऊपर हर चीज के ऊपर क्लेम कर दिया गया है, बट ओशियंस में आज भी कुछ ऐसे इंटरनेशनल वाटर भी इनको कहा जाता है जहां पे किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल क्लेम नहीं होते कि ये हमारे एरिया में नहीं आता। आप जानते हैं जैसे इंडिया के इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है इंडिया, उसके ऊपर काफी रीजन पे क्लेम करता है। क्लेम क्या करता है, वो उसके पार्ट में भी आता है, उसकी टेरिटरी में भी आता है, बट देयर आर सम पार्ट्स जहां पे किसी का क्लेम नहीं होता। तो द स्टेटमेंट नंबर 2, साइट्स जुरिस्डिक्शन ऑल्सो कवर्स हाई सी। Statement number 3, CITES does not cover trade in dead animals or any of its processed products. ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं मैंने आपको, आपने सुने, आप पढ़ भी रहे होंगे, इस टाइम पे आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। Now you need to answer me कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है साइट्स एम्स टू प्रोहिबिट एनी इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। ये स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे गलत है। स्ट्रेट अवे इसलिए गलत है क्योंकि इसमें प्रोहिबिट वर्ड यूज मैंने करा है। ध्यान से सुनिए, साइट्स प्रोहिबिट कुछ नहीं करता, साइट रेगुलेट करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। प्रोहिबिट करना की मतलब आपने किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया है। प्रोहिबिट वर्सेस रेगुलेट करने में डिफरेंस है। रेगुलेट करने का मतलब यह है कि आप एक अरेंजमेंट बनाते हैं ताकि जो ट्रेड इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंटिफिक रीजंस की वजह से आपको किसी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या उसको खरीदा जाना है या बेचा जाना है, तो बात समझ आती है, बिकॉज उसके बेसिस पे आप रिसर्च करेंगे, दवाइयां बनाएंगे। हां, अगर वो भी उस जानवर को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल रहा है, वो पर्टिकुलर ट्रेड भी, चाहे इट इज डन इन द नेम ऑफ साइंटिफिक रीजंस, तो ये संभावना है कि साइट उसको भी प्रोहिबिट कर दे। मतलब जो जानवर है उसके सर्वाइवल या उसके एक्सटिंक्शन के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। अगर सिर्फ इस पर्पस से जा रहा है कि साइंटिफिक रीजंस की वजह से उसको ट्रेड किया जा रहा है, साइट्स अलाउ करता है इस चीज को। साइट इलीगल ट्रेड के लिए नहीं अलाउ करता, उसको प्रोहिबिट करता है, पर किसी भी तरीका ट्रेड को प्रोहिबिट करना नहीं सर। इंटरनेशनल ट्रेड को रोकता नहीं है साइट्स, उसे वो रेगुलेट करता है, प्रोहिबिट नहीं करता। मगर अगर लेजिटिमेट भी है, इफ इट इज लेजिटिमेट रीजंस की वजह से भी आप ट्रेड कर रहे हैं कि आपको दवाई बनानी है उस जानवर का इस्तेमाल करके, और अगर उस लेजिटिमेट ट्रेड की वजह से उस एनिमल के सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आ जाए या उसको एक्सटिंक्शन का खतरा फेस करना पड़ जाए, तो उस केस में भैया सिंपल सी बात है, साइट्स फिर उसको रोक सकता है। साइट्स में ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं कि उस ट्रेड को वो रोक सकता है। ठीक है सर। नाउ पहला स्टेटमेंट गलत है, मैं आंसर इसलिए दे रहा हूं आपको ताकि आगे आपका एक बैकग्राउंड बन जाए, आप समझ सकें चीजों को। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है साइट्स जुरिस्डिक्शन ऑल्सो कवर्स हाई सी। ये बिल्कुल ठीक बात है। साइट्स ना ही सिर्फ मेंबर कंट्रीज को कवर करता है, उसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ मेंबर कंट्रीज पे है, एट द सेम टाइम साइट्स की जो जुरिस्डिक्शन है वो हाई सी में भी है, मतलब इंटरनेशनल ओशियन जो होता है वो भी इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। तो मान के चलिए कि कोई ऐसा इंसान है, कोई रंगा बिल्ला ऐसा है, कोई पायरेट ऑफ कैरेबियन वाला आदमी ऐसा है। जैक स्पैरो का एग्जांपल ले लेते हैं। जैक स्पैरो जाता है और मान लीजिए वो इंडियन ओशियन के किसी ऐसे पैच में जाता है जहां पे किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहां जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ फिश को उठा लाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए उसने वेल शार्क पकड़ लाया। अब वो वेल शार्क पकड़ के लाया, इलीगली उसने उसको हंट किया, एंड नाउ उसको वो जाके इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहता है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर भी साइट्स अप्लाई होगी। साइट्स ऐसे ट्रेड को रोकने की कोशिश करेगी और वो कर सकती हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है साइट्स डज नॉट कवर ट्रेड इन डेड एनिमल्स
और एनी ऑफ इट्स प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। लाइव एनिमल समझ आते हैं, पकड़ के उसको बेच दिया। डेड एनिमल भी कवर होते हैं साइट्स के अंदर। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोई जिंदा एनिमल को आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर साइट्स अपनी निगाह रखेगी। कोई आपने जानवर मार दिया, हाथी मार दिया, आपने राइनोसोरस मार दिया, हिपोपोटामस मार दिया, या उसकी स्किन उतार के ली, उसके दांत निकाल लिए। राइनोसोरस बेचारे अपने हॉर्न की वजह से मारे जाते हैं, वो निकाल के आप ले जा रहे हैं। या हाथी के दांत या किसी भी तरीके के जानवर से बना हुआ कोई सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इलीगली ट्रेड किया जा रहा है, उसके ऊपर भी साइट्स की जुरिस्डिक्शन है। आपने पेन बनवा लिया, कई लोगों को बड़ा शौक होता है इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें करने का। पेन बनवा लिया, पेन बताते हैं बड़ी शान से, तुम्हें पता है ये पेन किसका बना हुआ है? ये पेन हाथी के दांत का बना हुआ है। अबे पेन क्यों बनवा रहा है? पेन दूसरा ले ले, इतने सारे सेलो वेलो के पेन आते हैं, रेनॉल्ड्स का आता है, वो खरीद ले। तुझे हाथी के दांत का पेन पता नहीं क्यों खरीदना है। शौक है, शौक बड़ी चीज होती है, शौक का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के शौक के नाम पे जो इंटरनेशनल ट्रेड किए जाते हैं, इसको प्रोहिबिट करता है साइट्स। राइट, अब मैं आपको बताऊंगा कि एम्स प्रॉपरली, अब इसको जरा कवर करते हैं, व्हाट आर द एम्स ऑफ साइट्स। मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप ये मत सोचिएगा कि इट इज वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। यूपीएससी के क्वेश्चंस बीच बीच में प्रैक्टिस करने से आपको पता रहता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय पे आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना है और किस चीज को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम बहुत ही ऊपर तौर से पढ़ के चले जाते हैं, बहुत ही ओवरलुक कर जाते हैं, मगर वहीं वो खजाना छुपा होता है जो यूपीएससी जिससे क्वेश्चन बनाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एम और द एम्स ऑफ साइट। साइट्स के एम्स क्या है, क्या चाहती है साइट्स? प्लीज राइट डाउन। Sites ensure that international trade in wild animals and plants, please लिखिएगा, नोट कीजिएगा इस बात को। Sites ensure that international trade in wild animals and plants is legal, sustainable, and traceable। पता रहे कि भाई कोई सामान कहां से कहां गया है, कोई जानवर की स्किन अगर ट्रेड की गई है, किस रीजन से की गई है, क्यों की गई है। तो साइट्स इज नॉट प्रोहिबिटिंग एनी इंटरनेशनल ट्रेड। साइट्स जस्ट वांट टू, इट इज ensuring that the international trade in wild animals and plants is legal, sustainable and traceable। right, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, so it does not prohibit trade which is legal, it does not prohibit trade which is legal। Second point, it covers export and import, it covers export and import और re-import, ये भी इंपॉर्टेंट है। it covers export, import and re-import, sorry, re-export of species including the species originated from high sea, Sites cover live or dead specimens of animals and plants. Sites cover live or dead specimens of animal and plants of the three appendices, प्लूरल ऑफ अपेंडिक्स। 3 लिस्ट हैं, 3 अपेंडिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स का समझ लीजिए सारा का सारा एरिया एक तरफ, और इन 3 अपेंडिसेस या 3 अपेंडिक्स जिसे बोला जाता है, 3 लिस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एनिमल्स और प्लांट्स की। इन 3 लिस्ट में जिसका भी नाम आ गया उस पे साइट्स की छाया पड़ गई, उस पे साइट्स की प्रोटेक्शन मिल गई उसको, और उसके बाद उसका जो ट्रेड है वो थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस दिस एट लेंथ, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। अभी प्लीज सिर्फ इसके एम्स को लिखिए। साइट्स कवर
live or dead specimens of animals and plants which are mentioned in any of its 3 appendices या list जिसको कह दिया जाता है. It covers any processed article. It covers any processed articles made up of protected animals, and plants. Now the next subtopic under the CITES is parties to the convention. कहने का मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं, मेंबर्स टू द कन्वेंशन. जो साइट्स के मेंबर हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो साइन करती हैं तो उनको क्या क्या करना पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में जरा जान लेते हैं. देखिए, सबसे पहली बात, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 185 कंट्रीज हैं. 80 कंट्रीज ने जब साइट्स पहली बार साइन हुई थी, अडॉप्ट की गई थी, 80 कंट्रीज ने उसको साइन किया था. आज की डेट में 185 कंट्रीज इसका पार्ट है, इसकी मेंबर्स हैं, इसके मेंबर हैं. और जब भी कोई कंट्री इसकी मेंबर बनती है, किसकी मेंबर, साइट्स की मेंबर बनती है, तो ये मैंडेटरी है, ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर कि वो अपनी कंट्री में एक नेशनल लॉ पास करे इस साइट्स के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए. सो एनी पर्टिकुलर कंट्री विच वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ साइट्स, उस कंट्री को अपनी कंट्री के अंदर एक लॉ पास करना पड़ता है ताकि वो साइट्स के प्रोविजन को इंप्लीमेंट कर सके. इंडिया का एग्जांपल जैसे मैं आपको देके बताता हूं. इंडिया ने 1976 के अंदर साइट्स को अडॉप्ट किया था, साइट्स को साइन किया था, उसकी सिग्नेटरी बनी थी इंडिया. याद रखिएगा, 1975 में ये फोर्स में आई थी साइट्स, और इंडिया इसका पार्ट बनी, इंडिया इस पर्टिकुलर कन्वेंशन की मेंबर बनी इन 1976. ना जब वो मेंबर बनी उससे पहले, क्योंकि इंडिया इन टर्म्स देखिए, कुछ चीजें इंडिया की बहुत अमेजिंग है. हमारा जानवरों के लिए जो प्रेम था वो आज का नहीं है, वो कई साल पुराना है. जानवरों को प्रोटेक्ट करना, कई जगहों पे तो जो हम इनको पूजते हैं, जैसे आप जानते हैं ब्लैक बक बिश्नोई कम्युनिटी, जो अभी पीछे केस भी चल रहा था बहुत ज्यादा, बिश्नोई कम्युनिटी ये मानती है ब्लैक बक एक ऐसा जानवर है जो कि कृष्ण जी का रथ चलाया करता था, तो हमने उसको भगवान से जोड़ दिया ब्लैक बक को. ठीक है. सिमिलर फैशन में हमने देखा है कि हम एलिफेंट को क्यों पूछते हैं, हम हाथी को क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो गणेश जी के साथ जुड़े हुए हैं. हमने चूहे जैसे रोडेंट को, जो कि दुनिया भर में सिर्फ बदनाम है बेचारा बीमारियां रखने के लिए अपने अंदर और बीमारियां फैलाने की वजह से, हमने चूहे जैसे जानवर को भी पूजा है, उसको हमने प्रोटेक्शन दी है इन द नेम ऑफ गॉड. गणेश जी की सवारी है, आप जानते हैं मूषक गणेश जी की सवारी है. तो हमारा कल्चर, हमारी कंट्री ने शुरुआत से जो एनिमल्स की इंपॉर्टेंस है उसको समझा है, उसको जाना है. इसीलिए इंडिया ने, ये तो अब बता रहे हैं इन सारी चीजों को, हमने 1972 के अंदर एक एक्ट पास किया था जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा. यही वो पर्टिकुलर एक्ट था जहां पे आपको सारे, मैं इस पे भी बात करूंगा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आई विल टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जहां पे आपको ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं, all these things we will discuss in this particular act, and it's very very important act from the perspective of UPSC. Now Wildlife Protection Act 1972 के अंदर ही इंप्लीमेंट हो गया था. तो इंडिया साइट्स की मेंबर कब बनी, 1976 के अंदर. हमने कई सालों तक इसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस कर करके, अमेंडमेंट्स कर करके जो साइट्स के प्रोविजन थे उनको इंडिया में इंप्लीमेंट करते रहे हम लोग. जब भी कोई कंट्री साइट्स की मेंबर बनती है तो मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक लॉ, एक नेशनल लॉ पास करना पड़ता है ताकि उसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जा सके. जो मेंबर कंट्रीज हैं साइट्स की, इसको हम बोलते हैं, इसकी जो मीटिंग होती है उसको कॉप कहा जाता है. हर जगह आपको जितने भी एनवायरमेंट के कन्वेंशंस पढ़ेंगे, हर जगह आपको कॉप वर्ड दिखाई देगा. कॉप का मतलब क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन. इनकी एक मीटिंग होती है. साइट्स की जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको कहा जाता है, वो अक्सर 2 या 3 साल में करवाई जाती है. एंड याद रखिएगा, ये जो कॉप है ये किसी भी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, उसी तरह से साइट्स की भी ये जो कॉप है
दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग तरीके की लिस्ट बनी हुई है साइट्स के अंदर, इसको कहा जाता है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। मैं अभी इस पे आऊंगा, बात करूंगा डिटेल में आपसे। फिलहाल ये याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसे अपेंडिक्स 1 कहते हैं हम लोग। अपेंडिक्स 1 मतलब जो सबसे हाईली प्रोटेक्टेड लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है। इसमें ट्रेड करना, कमर्शियल ट्रेड करना, मैंने अभी आपको बताया कि साइट्स प्रोहिबिट नहीं करता किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड को अनटिल एंड अनलेस वो इलीगल ना हो एंड उसकी वजह से सर्वाइवल पे या एक्सटिंक्शन का थ्रेट ना हो जाए उस जानवर के ऊपर या उस पेड़ पौधे के ऊपर। जो ये लिस्ट 1 है, इसमें साफ मना है कि कोई भी कमर्शियल ट्रेड होगा ही नहीं। नो कमर्शियल ट्रेड इज पॉसिबल ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, अगर वो एनिमल लिस्टेड है अंडर द लिस्ट 1 और द अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए पेंगोलिन है, पेंगोलिन इज द बेस्ट एग्जांपल। पेंगोलिन लिस्ट 1 में शामिल है, इट इज इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। पेंगोलिन को अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए कि उसकी प्रोटेक्टिव जो लेयर है उसके पास, उससे जैकेट बनानी है, कोई भी कमर्शियल रीजन की वजह से उसको कोई खरीदना चाहता है। इंडिया में पेंगोलिन मिलते हैं, सुमात्रा का पेंगोलिन बड़ा फेमस है, अफ्रीका में है, चाइना में है, कई जगहों पे पेंगोलिन पाए जाते हैं। 8 अलग अलग स्पीशीज हैं उसकी जो इस समय पे दिखाई दे जाती हैं आपको बहुत आराम से। अगर कोई भी मंगवाना चाहता है, कमर्शियल ट्रेड इसमें अलाउड ही नहीं है, इसमें अलाउड ही नहीं है लिस्ट 1 के अंदर कमर्शियल ट्रेड। बार बार मैं इस वर्ड को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी के क्वेश्चंस के अंदर इन्हीं चीजों के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो आपसे पूछ लेगा दैट देयर इज नो ट्रेड पॉसिबल इन द लिस्ट 1 ऑफ साइट्स और द अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। आंसर, वो स्टेटमेंट गलत है। नो ट्रेड अलग चीज हो जाती है, नो कमर्शियल ट्रेड अलग चीज हो जाती है। कमर्शियल मतलब आपने उस जानवर को उठाया, उसके पार्ट्स निकाले, उस बेचारे के पार्ट्स को यूज करके आपने बेल्ट बनाई, घड़ियां बनाई, जैकेट्स बनाई, जूते बनाए, ठीक है, किसी ने पेन बना लिया, ये सब चीजों के लिए अलाउड नहीं है ट्रेड इसके अंदर। और ये सबसे हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं। ये वो स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं इस समय पे। दे आर द स्पीशीज विच आर वेरी क्लोज टू द एक्सटिंक्शन, गायब हो जाएंगी धरती से एकदम। तो अब मान लीजिए कॉप का क्या काम है। कॉप हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है साइट्स के अंदर। कॉप का काम यह है कि कौन सी स्पीशीज लिस्ट 1 में शामिल होगी, उसका काम यह है कि कौन सी स्पीशीज को लिस्ट 1 से निकाला जाएगा। इन द सिमिलर फैशन कौन सी स्पीशीज लिस्ट 2 में रहेगी, निकाला जाएगा। ये सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं ये मल्टीलेटरली लिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज बिठाई जाती है। 2 से 3 साल में आईयूसीएन अरेंजमेंट करता है इसके लिए। उसी मीटिंग के दौरान ये डिसाइड होता है कि किस पर्टिकुलर स्पीशीज को लिस्ट 1 में रखना है, किसको हटा देना है, किसको लिस्ट 2 में रखना है, किसको हटा देना है। लिस्ट 3 थोड़ी सी अलग है, उस पर मैं अभी आऊंगा, डिस्कस करूंगा कि लिस्ट 3 में क्या उसके प्रोविजंस हैं या क्या उसकी निटिगिटीज हैं। नाउ आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। कॉप इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द लिस्ट 1 and 2, इट ऑल्सो डिसाइड्स द बजट, कि जो हर साल बजट, भाई हर चीज को चलाने के लिए अगर आपको साइट्स को इंप्लीमेंट करना है तो बजट पास करना पड़ेगा। पैसे की रिक्वायरमेंट है, हर चीज पैसा मांगता है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इसका बजट पास करने का भी जो डिसीजन है वो भी कॉप लेती है कि हर साल कितना एनुअल बजट पास किया जाएगा। दैट इज ऑल्सो इन द एम्बिट ऑफ कॉप। कोई नया मेंबर इलेक्ट होना है, कमिटीज बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा पार्लियामेंट के जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनमें से कुछ इन मेंबर्स को उठा के एक कमेटी बना दी जाती है। कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन फाइनेंस, कमेटी ऑन होम अफेयर्स, कमेटी ऑन डिफेंस, इस तरह से करके। इसी तरह से साइट्स के ऊपर भी कमेटी बनाई जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एनिमल है, कोई प्लांट है जो कि डिस्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग उसका जो इलीगल ट्रेड है वो रुक नहीं रहा है। नाउ देयर कैन बी सम स्पेसिफिक रीजंस, सम स्पेसिफिक सिचुएशनल रीजंस जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं रोक पा रहे हैं साइट्स। तो एक कमेटी बनाई जाएगी उसके ऊपर, वो कमेटी से स्टडी करेगी कैसे इस प्रॉब्लम से डील करना है।
तो ये कमिटीज में मेंबर कौन कौन होंगे, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द कॉप. कॉप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन. राइट सर, प्लीज राइट डाउन, इसको जल्दी से लिख लीजिए. साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी. सब टॉपिक है पार्टीज टू द कन्वेंशन. साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी. All the parties signatory to the convention, all the parties signatory to the convention needs to implement its provisions, its provisions by enacting a national law. By enacting a national law. Currently, there are 185 countries. Currently, there are 185 countries which are signatory to the convention. These are called parties to the convention. These are called parties to the convention. Parties to the convention meet in every 2 to 3 years. Parties to the convention meets in every 2 to 3 years. The meet is called Conference of the Parties, bracket में COP. COP is the highest decision-making body. COP is the highest decision-making body that decides on the issues like changes in Appendix 1, 2 or 3. No, sorry. Changes in the Appendix 1 and 2, not 3. 1 and 2. Second, passing budget. And third, electing members for the committees under sites. Electing members for the committees under sites. India signed CITES in 1976. India signed CITES in 1976. For a very long period, India relied on Wildlife Protection Act 1972. Wildlife Protection Act 1972 to implement the provision of CITES. जो लोग इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को YouTube या किसी भी रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आलस को त्यागिए, आलस मत कीजिएगा, कभी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें. इन चीजों को जो मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूं, इसको आप लिखिएगा, अभी लिख लीजिएगा, डिसिप्लिन बना रहेगा. याद रखिएगा कि जब आप किसी चीज को समझने के बाद में तुरंत लिख लेते हैं, उसकी वजह से जो आपकी मेमोरी बनती है वो कहीं ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है वर्सेस किसी चीज को सिर्फ सुन लेना या उसको बार बार रीड करते रहना. व्हेन यू राइट समथिंग, आपकी मेमोरी, आपका जो न्यूरल नेटवर्क होता है ब्रेन का, वो काफी डीप में चेंज हो जाता है एंड इट स्टेज, दैट मेमोरी स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. तो आप, क्योंकि लड़ाई लंबी है, यूपीएससी का एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में खत्म होने वाला है, 2 दिन में खत्म होने वाला है. लंबी लड़ाई है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं कई बार इसके अंदर. तो जितनी ज्यादा मेमोरी डीप बनेगी आपकी इन टॉपिक्स के ऊपर, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना आराम से आप रिवीजन कर पाएंगे लास्ट में. प्लीज राइट डाउन इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, however in 2022 Wildlife Provision Act, However, in 2022, Wildlife
प्रोटेक्शन एक्ट was suitably amended to accommodate the provisions of CITES. To accommodate the provisions of CITES. Now the next topic is how the CITES as a convention works. CITES कैसे काम करती है? नेक्स्ट टॉपिक ये है, देखिए सर, जब भी कोई कंट्री साइट की मेंबर बनती है, उसको साइन करती है, जैसे इंडिया ने 1976 में साइन किया था इसको, उसके बाद आपको इंडिया में आके 2 अथॉरिटीज अनाउंस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली अथॉरिटी होती है जिसे मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। नाउ दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, ये जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी होती है साइंटिफिक authority. If you have become a member of CITES under the domestic law or under the national law, you have to announce 2 authorities. आपको एक कानून बनाना पड़ेगा CITES के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में, और उस कानून में आपको दो पर्टिकुलर अथॉरिटीज का जिक्र करना जरूरी है। पहली अथॉरिटी जिसको हम मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, दूसरी अथॉरिटी जिसको हम लोग साइंटिफिक अथॉरिटी कहते हैं। मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है क्या? देखिए, साइट्स प्राइमरीली काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ परमिट्स। ये परमिट्स इशू करती है। आप इसको परमिट्स कह सकते हैं, आप इसे लाइसेंस कह सकते हैं। कुछ लाइसेंस सिस्टम भी है इसके अंदर। परमिट्स बोल लीजिए, लाइसेंस बोल लीजिए, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है इसके बीच में। परमिट्स और लाइसेंस किसके लिए दिए जाते हैं? परमिट और लाइसेंस दिए जाते हैं जब कोई जानवर या जानवर से रिलेटेड, चाहे वो जिंदा है, वो मरा हुआ जानवर है, कोई प्लांट है, लिविंग है, डेड है, उसके डिराइव्ड पार्ट्स हैं प्लांट के, एनिमल्स के, अगर उसको ट्रेड किया जा रहा है, आपकी कंट्री से कहीं और जा रहा है या किसी और कंट्री से आपके पास आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए परमिट्स इशू किए जाने हैं, उसके लिए लाइसेंस इशू किए जाने जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि मुझे मेरे जैसे गुजरात में तो कई बार गांव के अंदर एशियाटिक लायन घूमने आ जाते हैं। अब एशियाटिक लायन की बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका जो फर होता है, कई लोग उसके बहुत शौकीन होते हैं, उसके जैकेट बनवाते हैं वो लोग कि ये शेर की फर की जैकेट है। बड़े चौड़े होके मार्केट में आते हैं, बताते हैं, वो मेट गाला टाइप की जो इवेंट्स होते हैं वहां पे फोटो खिंचवाते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं ना। अब मान लीजिए वहां से फोन आया फ्रांस से किसी फैशन डिजाइनर का इंडिया के अंदर, गुजरात में किसी के पास, कि यार वो एक फर चाहिए शेर का। बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अरेंज करवा देते हैं। नीचे शेर घूम रहा था, आपने बंदूक उठाई, शेर को गोली मारी, उसकी खाल उतारी और भिजवा दिया फ्रांस में। इतना आसान काम नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। पहली बात, इस तरह से कुछ हुआ तो जेल जाएंगे सबसे पहली बात तो आप। और अगर मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे इंडिया को जब चीता चाहिए था, चीता इंडिया में कई साल पहले तक रहा, यहाँ के राजा महाराजाओं के शौक के चक्कर में उनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई इंडिया में। और चीता को वापस री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई इंडिया में। आप जानते हैं कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया, साउथ अफ्रीका से चीते मंगवाए गए थे। और नामीबिया से अगर चीते इंडिया के अंदर आए थे, तो वो चीते जब आए होंगे, नामीबिया को फोन किया मोदी जी ने, मोदी जी इंडिया में बैठे थे कि यार चीते मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे चीते आए इंडिया में, दिखे, मैं उनको देखना पसंद करता हूं। तो नामीबिया ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो परमिट इशू कर देगी, 2-3 चीते भिजवा देते हैं आपके पास में हम लोग यहाँ पे ना। जो मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने परमिट इशू किया किस चीज का? उसने परमिट इशू किया एक्सपोर्ट करने का। किसको? चीता को, राइट। नाउ ये परमिट लेके ये चीते एक्सपोर्ट किए गए कहां पे? इंडिया के अंदर। जब इंडिया में एक्सपोर्ट किए गए, अब इंडिया यहां पे क्या कर रहा है? इंडिया यहां पे कर रहा है इंपोर्ट। उन्होंने किया एक्सपोर्ट, हमने किया इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए भी एक परमिट इशू किया जाना जरूरी है, एक लाइसेंस इशू किया जाना जरूरी है। वो लाइसेंस कौन इशू करेगा इंडिया के अंदर? वो इंडिया की मैनेजमेंट अथॉरिटी इशू करेगी उस लाइसेंस को। तो चाहे इंपोर्ट का लाइसेंस इशू करना हो, एक्सपोर्ट का लाइसेंस इशू करना हो, पहली बात ये दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यहां से एक्सपोर्ट हुआ था, ये दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ होते हैं किसके अंदर?
ये दोनों लाइसेंसेस इशू होते हैं जब कोई जानवर या कोई पेड़ पौधा अपेंडिक्स 1 में शामिल किया जा चुका है, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल है जिन जीव जंतुओं को, उनके लिए आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस इशू करना भी रिक्वायर्ड है, इंपोर्ट का लाइसेंस इशू करना भी रिक्वायर्ड है। और इसको इशू करता कौन है? रेस्पेक्टिव कंट्री की मैनेजमेंट अथॉरिटी उसे इशू करती है। जैसे इंडिया में डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के नाम से एक अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। वो मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस इशू करती है साइट्स के अंडर। ऐसे नामीबिया के अंदर भी कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर बॉडी होगी, ज्यादातर ये मिनिस्ट्रीज की ही पार्ट होती हैं जो बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी का आई होप आपको काम समझ आ चुका होगा। इसके बाद आती है साइंटिफिक अथॉरिटी। साइंटिफिक अथॉरिटी का काम यह होता है कि पहली बात, साइंटिफिक अथॉरिटी जो नामीबिया की है इस पर्टिकुलर केस में, ये चेक करेगी कि अगर हम 5-6 चीता उठा के भेज देते हैं इंडिया के अंदर, तो हमारे यहां जो चीतों की पॉपुलेशन है वो सब्सटैंशियली डिक्लाइन तो नहीं कर जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारे यहां पे एक्सटिंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए? इस तरीके की इस तरीके के बेसिकली R&D करने की कोशिश करती है जो साइंटिफिक अथॉरिटी होती है। इसके अलावा अगर चीता भेजना है इंडिया के अंदर, तो इंडिया में, जैसे इंडिया में कूनो नेशनल पार्क के अंदर आया था चीता सबसे पहली बार, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में क्या हालात हैं, क्या वहां पे गर्मी, सर्दी, बारिश, जो वहां पे हंट करने के लिए हिरन वगैरह घूमते हैं, वो कितने हैं, कितने अवेलेबल हैं, इन सारा डेटा, ये सारी चीजों की स्टडी जो है वो साइंटिफिक अथॉरिटी करती है। कहां की? नामीबिया की करेगी। एंड एट द सेम टाइम इसमें हेल्प करेगी इंडिया की जो साइंटिफिक अथॉरिटी है, वो इसको हेल्प करेगी इस चीज के अंदर। चीता किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर, कहीं वो किसी तरीके के शॉक में ना आ जाए, वो बीमार ना पड़ जाए रास्ते में बीच में, ठीक है। ये सब चीजों की जो देख रेख है, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये काम किसका होता है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइंटिफिक अथॉरिटी। साइंटिफिक अथॉरिटी ये इंश्योर करती है कि जो परमिट्स इशू किए जा रहे हैं बाय द मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये कहीं उस जीव जंतु के ऊपर किसी तरीके की एक्सटिंक्शन का थ्रेट क्रिएट ना कर दें, या वो उसका सर्वाइवल पे कोई सवाल ना पैदा हो जाए। सो आई होप कि इस बात समझ आई होगी आपको। मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, साइंटिफिक अथॉरिटी होती है, ठीक है सर। नाउ प्लीज राइट डाउन, टू रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, प्लीज राइट डाउन, how does the CITES work? To regulate international trade in endangered species of fauna and flora, CITES uses a license system. CITES uses a licensing system. Each member country has to appoint Each member country has to appoint a management authority which issues permit or license for the trade, in species listed under CITES. For example, in India, the Directorate of Wildlife Preservation, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, FOCC, is the management authority that gives license for the trade in species protected under CITES. Please write down the next paragraph.
the scientific authority has the function of assessing and giving advices, on how the trade may affect the survival of the species. सर अब बढ़ते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपेंडिसेस, द प्लूरल ऑफ अपेंडिक्स। मैंने आपको बताया 3 अपेंडिसेस हैं, अपेंडिस 1, अपेंडिस 2, अपेंडिस 3। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपेंडिस 1 के बारे में। देखिए सर, अपेंडिस 1 में कौन सी स्पीशीज को ऐड किया जाता है, सबसे पहले ये समझिए। इसमें उन स्पीशीज को ऐड किया जाता है जो स्पीशीज अभी इमीडिएट थ्रेट फेस कर रही हैं ऑफ एक्सटिंक्शन। दे आर फेसिंग एन इमीडिएट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। पेंगोलिन का एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया। अगर तो इमीडिएट एक्सटिंक्शन है तो उस पर्टिकुलर केस में किसी भी तरीके का कमर्शियल ट्रेड अलाउड ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसी स्पीशीज को खरीदा या बेचा जा सके कमर्शियल पर्पस के लिए जो कि लिस्ट 1 में शामिल है, वो थ्रेट फेस कर रही है एक्सटिंक्शन, बस थ्रेट फेस कर रही है नहीं कर रही है डजंट मैटर। अगर अपेंडिक्स 1 में नाम आ गया तो फिर आप कमर्शियल ट्रेड उसमें कर ही नहीं सकते। देयर इज एन एब्सोल्यूट नो फॉर दैट। हाँ, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, जैसे साइंटिफिक पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस है, मेडिकल पर्पस है, इन सब चीजों के लिए अगर आपको चाहिए, मेडिसिन बनानी है, देन दीज आर सम जेन्युइन, या कंजर्वेशन का पर्पस। जैसे मैंने आपको बताया कि चीता इज अ वेरी गुड एग्जांपल। चीता अपेंडिक्स 1 के अंदर शामिल है। अब इंडिया ने फ्री में तो मंगाया नहीं होगा नामीबिया से कि बस दोस्ती यारी के नाम से। इंडिया वैसे मोदी जी दोस्ती यारी के नाम पे कुछ कुछ चीजें दे भी आते हैं, कभी मेलोडी दी आते हैं, वहां से ले भी आते हैं कुछ चीजों को। इसी तरीके से चीता हो सकता है कि मोदी जी ने मांगा हो कि भैया दे दो हमें, लेकिन पैसे दिए गए होंगे डेफिनेटली उसके। तो अगर मेडिसिन के पर्पस से, साइंटिफिक रीजन से, या कंजर्वेशन के पर्पस से, अब देखिए बात यह है कि नामीबिया में ही अगर चीता बैठा रहेगा तो ऐसा हो सकता है कि नामीबिया में कोई बीमारी फैल जाए अचानक से जंगलों के अंदर, वो बीमारी सारे के सारे चीता को खत्म कर दे। तो क्यों ना उसकी पॉपुलेशन को जितना हो सके बाहर दूसरी जगहों पे जहां पे सिमिलर क्लाइमेट है, जहां पे सरवाइव कर सकता है चीता, वहां उसको भेज दिया जाए। इससे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज, आपने रिस्क को एले कर दिया, आपने मिटिगेट कर दिया रिस्क को, जो किसी स्पीशीज के ऊपर आ सकता था, कोई थ्रेट था अगर एक्सटिंक्शन का, तो वो कम कर दिया आपने इन अ वे। राइट सर, तो कंजर्वेशन के पर्पस से, मेडिसिन बनाने, साइंटिफिक रीजंस के लिए अगर आपको चाहिए, 1-2 कोई स्पेसिमेन चाहिए अगर आपको किसी स्पीशीज के, तब ठीक है, अलाउड है उस समय पर, कमर्शियल ट्रेड के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है सर। ज्यादातर ये वो स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही होती हैं। इसके अलावा एक और चीज मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले समझाई भी आपको, जब मैंने चीता का एग्जांपल आपको दिया था, इसको ट्रेड करने के लिए जो भी स्पीशीज लिस्ट 1 में, अपेंडिक्स 1 में है, उसके लिए आपको एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस चाहिए। यू नीड अ लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट, एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड अ लाइसेंस ऑफ इंपोर्ट। दोनों तरीके के लाइसेंसेस की आपको रिक्वायरमेंट है। यू नीड अ लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट एज वेल एज द लाइसेंस फॉर इंपोर्ट। राइट सर। सो दोनों चीजें जरूरी है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट लाइसेंस और इंपोर्ट लाइसेंस। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये ही क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछता है। एक्सटेंशन का थ्रेट फेस कर रही होती है, कमर्शियल ट्रेड अलाउड नहीं है, साइंटिफिक, मेडिसिनल और कंजर्वेशन पर्पस के लिए आप उसे ट्रेड कर सकते हैं, और उसको ट्रेड करने के लिए आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी चाहिए, इंपोर्ट का लाइसेंस भी चाहिए। ठीक है सर। इसके बाद आता है अपेंडिक्स 2 ना। अपेंडिक्स 2 जो है उसमें भी स्पीशीज को प्रोटेक्शन अवेलेबल है, मगर थोड़ी सी कम है। पहली बात, यहां पे कमर्शियल ट्रेड अलाउड है,
प्रोवाइडेड की जो साइंटिफिक अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर कंट्री की जहां से वो स्पीशीज जाएगी, एक्सपोर्ट की जाएगी, भेजी जाएगी। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अपेंडिक्स 2 के अंदर इंडियन कोबरा, वो जो कोबरा होता है दैट इज इट इज लिस्टेड अंडर द अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स। अब इंडिया को अगर इसको भेजना है कहीं पे किसी कंट्री के अंदर तो कमर्शियल ट्रेड अलाउड है। पहली बात, कमर्शियल ट्रेड अलाउड है, मगर अगर मान लीजिए कि इंडिया की साइंटिफिक अथॉरिटी ये कह देती है कि इंडियन कोबरा का ये जो कमर्शियल ट्रेड आप करवा रहे हैं, भेज रहे हैं इंडियन कोबरा को किसी दूसरी कंट्री के अंदर, वहां इसकी स्किन को उतार के जैकेट बनाई जा रही है, और इस ट्रेड की वजह से यहां जो इंडियन कोबरास की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है, इमीडिएटली इसका जो ट्रेड है उसको रोक दिया जाएगा। तो कमर्शियल ट्रेड अलाउड है प्रोवाइडेड आप जब भेजेंगे इसको तो उसके लिए, उस जानवर को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू किया जाता है। यू नीड टू इशू एक्सपोर्ट लाइसेंस इफ यू वांट टू सेंड दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ द स्पीशीज टू अनदर कंट्री। याद रखिएगा, यहां पे सिर्फ आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहां जो कंट्री इसको, या जो रेसिपिएंट होता है, जो कंट्री मंगवा रही है इन स्पीशीज को, उसको किसी भी तरीके का इंपोर्ट लाइसेंस इशू करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अपेंडिक्स 1 के अंदर दोनों की जरूरत होती है, इंपोर्ट लाइसेंस की भी और एक्सपोर्ट लाइसेंस की भी। यहां अपेंडिक्स 2 के अंदर पहली बात, कमर्शियल ट्रेड अलाउड है प्रोवाइडेड साइंटिफिक अथॉरिटी उसको अप्रूव करे। दूसरी चीज, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी आपको, उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत यहां पे अपेंडिक्स 2 में नहीं होती है। ठीक है। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया अपेंडिक्स 1 के बारे में। अपेंडिक्स 1 में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपेंडिक्स 1 के अंदर जब भी कोई स्पीशीज ऐड की जाएगी, चीता है, एशियाटिक लायन है, अफ्रीकन लायन है, कोई भी ऐड करनी है, डिलीट करनी है, इफ यू वांट टू ईदर वांट टू ऐड इट और डिलीट इट, उसके लिए जो डिसीजन होगा वो कॉप ही ले सकती है। कॉप विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अपेंडिक्स 2 के अंदर भी उसी तरीके से कॉप इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इफ यू वांट टू ऐड और वांट टू डिलीट एनी नेम ऑफ अ एनिमल और अ प्लांट। किसी भी प्लांट या एनिमल की स्पीशीज को आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, इन दोनों चीजों के लिए डिसीजन कौन लेगा? कॉप लेगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसके ऊपर डिसाइड करती है। राइट सर, दिस इज अबाउट द अपेंडिक्स 2। तो नेक्स्ट है अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। पहली बात, ये तीनों अपेंडिसेस के अंदर सबसे लीस्ट प्रोटेक्टेड जानवर है जो इस लिस्ट के अंदर इनका नाम लिया जाता है। इस लिस्ट में अगर किसी भी जानवर या पेड़ पौधे का नाम शामिल करना है तो उसके लिए कॉप डिसाइड नहीं करेगा। मल्टीलेटरली कॉप को रिक्वायर्ड नहीं है कि वो बैठे, कॉन्फ्रेंस करे और उसके बाद डिसाइड करे कि अपेंडिक्स 3 के अंदर किसी जानवर को ऐड करना है, डिलीट करना है। ये कंट्री स्पेसिफिक खुद कर सकती है इस काम को। मतलब कहने का ये कि अपेंडिक्स 3 के अंदर अगर मान लीजिए इंडिया है, इंडिया को लगता है कि ब्लैक बग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिश्नोई कम्युनिटी तो इसको भगवान मानती है, अगर ब्लैक बग को मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसके ऊपर मैं नहीं चाहता कि इलीगल ट्रेड हो, इसकी हंटिंग की जाए, इस बेचारे की खाल को उतार के उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाए, इसके पास जो जो हॉर्न्स होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में भी। ब्लैक बक के जो हॉर्न्स होते हैं वो भी बहुत कीमती होते हैं, उसको इलीगली उसे पोच करके उसको बेचने की कोशिश की जाए मार्केट में। अगर ये सब इंडिया नहीं होने देना चाहता तो इंडिया चाहे तो ब्लैक बक का नाम शामिल कर सकता है अंडर अपेंडिक्स 3। तो यहां पे जो मेंबर है वो ऑन इट्स ओन डिसाइड कर सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल या प्लांट अपेंडिक्स 3 के अंदर शामिल करना है या नहीं करना है। इस पे कॉप को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। कॉप इज नॉट द डिसीजन मेकिंग बॉडी बट रादर द इंडिविजुअल मेंबर कंट्री ऑफ द साइट कैन डिसाइड इट ऑन इट्स ओन। ठीक है, उसे यूजुअली अप्रूवल मिल ही जाता है बाद में। मेंबर कंट्री इसको प्रपोज कर सकती है कि हम अपनी कंट्री के अंदर इस पर्टिकुलर जानवर को अपेंडिक्स 3 का प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। राइट सर।
अगर अपेंडिक्स 3 के अंदर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ब्लैक बग है, वो अपेंडिक्स 3 के अंदर या अपेंडिक्स 3 के अंदर शामिल हो गया है, तो फॉर दैट पर्पस अगेन इसके लिए अगर कभी किसी को ट्रेड करना भी है तो उसको एक्सपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है सर। तो हाईएस्ट जो प्रोटेक्शन है, सिंपल सी बात है, अपेंडिक्स 1 के जीव जंतुओं को है, उससे कम थोड़ी सी अपेंडिक्स 2 को है, अपेंडिक्स 3 को और 2 को ऑलमोस्ट सेम टाइप की प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं मिलती है। बस फर्क ये है अपेंडिक्स 2 और 3 के बीच में कि यहां पे मेंबर कंट्री खुद अपने आप डिसाइड कर सकती है कि किस जानवर को रखना है अपेंडिक्स 3 के अंदर अब हमारी कंट्री में और किसको नहीं रखना। तो ये कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है। नाउ दिस इज द डिफरेंस अमंग अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स थे, यू कैन योरसेल्फ राइट इट डाउन, जो मैंने अपेंडिक्स 1, 2 और 3 के बारे में बताए हैं। अब जरा आपसे एक क्वेश्चन हो जाए। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग फौना, कंसीडर द फॉलोइंग फौना, फौना मतलब एनिमल, फाउंड इन इंडिया। नंबर 1 ब्लैक बग, नंबर 2 चिंकारा, नंबर 3 नीलगिरी लंगूर, नंबर 4 रीसस मकैक या रीसस मंकी कह देते हैं कुछ लोग सिंपल इसको, 5th इज हिमालयन लिंक्स। आपको बताना है कि इनमें से कितने जानवर और कौन कौन से जानवर साइट्स की लिस्ट 1 में या अपेंडिक्स 1 में शामिल है। आई रिपीट अगेन, ब्लैक बग, चिंकारा, नीलगिरी लंगूर, रीसस मकैक और द हिमालयन लिंक्स। हिमालयन लिंक्स एक तरीके की कैट होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्पीशीज अपेंडिक्स 1 के अंदर शामिल है। ऑप्शन सामने है आपके, ए इज 1, 3 एंड 5, बी इज 1, 2, 3, 5, सी इज 1 एंड 3 एंड डी इज नन ऑफ द स्पीशीज मेंशन्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ द स्पीशीज। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, ब्लैक बक का आपने चिंकारा का नाम सुना होगा, नीलगिरी लंगूर का आपने नाम सुना होगा, हिमालयन लिंक्स का आपने नाम सुना होगा, मगर इनमें से कोई भी जानवर साइट्स के लिस्ट 1 में या अपेंडिक्स 1 के अंदर शामिल नहीं है। ये जितने भी जानवर हैं ये या तो अपेंडिक्स 2 में है या अपेंडिक्स 3 के अंदर है। नाउ मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा, उस डॉक्यूमेंट एक टेबल है, वो टेबल के अंदर अपेंडिक्स 1 जो लेटेस्ट इस समय पे लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट है साइट्स की, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, 3 की एक टेबल उसकी बनाऊंगा। वो डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं उसका एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो लोग हमारे साथ लाइव हैं या जो लोग हमारे रिकॉर्डेड सेशन के पार्टिसिपेंट हैं वो जानते हैं टेलीग्राम चैनल कहां पर है, कहां से आपको डाउनलोड करना है, तो प्लीज गो देयर। ब्लैक बक अपेंडिक्स 3 में है इंडिया के। देखिए, एक तो कई बार मैं लोगों को सुनता हूं ना मैं ध्यान से, तो मुझे पता लगता है कि बहुत सारी चीजें जनता अभी भी नहीं जानती है, जबकि ये तो इंटरनेट का जमाना है, लेकिन फिर भी दुनिया को काफी सारी चीजें नहीं पता है, बच्चों को नहीं पता है। ब्लैक बक और चिंकारा के को लोग अक्सर ना हिरन बोल देते हैं। जैसे आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर के अंदर, जब ये सलमान खान वाला केस हुआ था ब्लैक बक का, तो बोला सलमान खान ने काला हिरन मार दिया, काला हिरन मार दिया। हिरन इंग्लिश में डियर जिसको आप लोग बोलते हैं, ब्लैक बग और चिंकारा एक्चुअली डियर नहीं है, ये याद रखिएगा। ब्लैक बग और चिंकारा हिरन नहीं है, दे आर नॉट डियर। डियर आर एक्चुअली दे आर एंटलर्स। अगर मैं स्ट्रिक्ट बात करूं इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में, दे आर कॉल्ड एंटलर्स। एंटलर्स का मतलब ये होता है जिनके पास ऐसे सींग होते हैं जो कि हर साल झड़ जाते हैं, वो अपने सींगों को झाड़ते हैं, उसके बाद उनके नए सींग पैदा होते हैं। तो जो डियर होगा, याद रखिए, डियर विल ऑलवेज बी हैविंग एंटलर्स। उनके पास में ऐसे सींग होते हैं जो शेड हो जाते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है। ब्लैक बक एंड चिंकारा जो होते हैं, ऑन द अदर हैंड, दे आर एक्चुअली एंटीलोप्स। ये एंटीलोप्स होते हैं, ये एंटलर्स नहीं होते। एंटीलोप्स का मतलब ये है कि इनके पास ऐसे हॉर्न्स होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। देयर हॉर्न्स आर परमानेंट। आप देखेंगे कि जो ब्लैक बग होता है या चिंकारा होता है, इनके सींग होते हैं छोटे छोटे पैने पैने सींग होते हैं, और वो हमेशा परमानेंट रहते हैं। एक बार पैदा हो गए तो परमानेंट रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि हर साल टूटेंगे फिर नए आ जाएंगे उसमें।
ब्लैक बग और चिंकारा के जो सींग होते हैं वो अनब्रांच्ड नहीं होते, वो एक सिंगल सींग होता है। जैसे गाय का सींग आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है ना गाय के सींग के फिर फर्दर 3-4 और सींग निकल आते हैं वहां से। मगर जब 12 सिंगा की बात आती है, या आपने सांबर डियर की सुना होगा, नाम सुना होगा, मस्क मस्क डियर भी, हालांकि प्योरली वो भी डियर नहीं है, लेकिन मस्क डियर को भी चलिए मैं अंडर एंटलर्स की कैटेगरी में रख देता हूं। मस्क डियर हो गया, सांबर हो गया, चीतल बड़ा फेमस है, चीतल हो गया। ऑल दीज टाइप ऑफ स्पीशीज दे आर एक्चुअली डियर, दे आर ट्रू डियर। और ये एंटलर्स कहते हैं इनको, क्योंकि ये अपने सींग झाड़ देते हैं। ऑन द अदर ब्लैक बक एंड चिंकारा या नीलगाय, नीलगाय का भी आपने नाम सुना होगा। नीलगाय आर ऑल्सो एंटीलोप्स, ध्यान दीजिएगा, दे आर एंटीलोप्स। इनके सींग एक बार पैदा होते हैं, और ऐसा नहीं कि हर साल वो झड़ेंगे फिर नए पैदा हो जाएंगे। तो ये दो कैटेगरीज अलग हैं, एंटलर्स की और एंटीलोप्स की जो कैटेगरी है वो अलग है। यहां पे चिंकारा, ब्लैक बग, नीलगाय ये सब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उधर ऑन दी अदर हैंड एंटलर्स के अंदर आते हैं आपके चीतल, बारासिंगा एंड सांबर। चिंकारा भी अपेंडिक्स 3 का पार्ट है इंडिया के अंदर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 1, हालांकि ये बड़ा फेमस है। और याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात के अंदर जहां जहां ब्लैक बग मिलेगा वहीं पे आपको ज्यादातर चिंकारा मिलेगा। ब्लैक बग कल्चरली इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो ये मानती थी कि ये कृष्ण जी के रथ को खींचा करते थे, ब्लैक बग्स थे, इसलिए दे आर वेरी मच रेस्पेक्टेड इन इंडिया। नीलगिरी लंगूर की जहां तक बात है, वेस्टर्न घाट्स में आपने नाम बहुत सुना होगा नीलगिरी लंगूर का, बट मैं आपको बता दूं कि नीलगिरी लंगूर भी अपेंडिक्स 2 का पार्ट है, साइट्स की। इट इज नॉट पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 1 और 3, इट इज पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 2। रीसस मकैक जो चारों तरफ हर तरफ उत्पात मचाते आपको दिखते हैं इंडिया के अंदर या कहीं और भी, रीसस मकैक अपेंडिक्स 2 का पार्ट है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ 1, दे आर नॉट पार्ट ऑफ 3, दे आर पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 2। हिमालयन लिंक्स एक तरीके की एक बड़ी वाइल्ड कैट होती है। ये इसकी छोटी सी एक पूंछ होती है, ज्यादा बड़ी इसकी टेल नहीं होती है। उसके जो रियर लेग्स होते हैं, जो इसके पीछे वाली 2 टांगे होती हैं, वो थोड़ी सी उठी हुई होती हैं, थोड़ी ज्यादा लंबी होती हैं वर्सेस जो फ्रंट की 2 लेग्स होती हैं। इसी वजह से इस हिमालयन लिंक्स को ये ऊंची ऊंची जंप लगा सकते हैं, इनकी जंप करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और इनके जो ईयर्स होते हैं वो पॉइंटिंग होते हैं ऊपर से, आपने ध्यान से देखेंगे, बड़ी खूंखार किस्म की ये कैट्स होती हैं। मगर ये अनफॉर्चुनेटली शेर की तरह, लेपर्ड की तरह दहाड़ नहीं सकती, इसीलिए इनको बिल्ली की श्रेणी में ही रखा गया है। दे आर नॉट प्योरली बिग कैट्स लाइक द टाइगर और मे बी लायन और लेपर्ड, राइट सर। हिमालयन लिंक्स अपेंडिक्स 2 का पार्ट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 1 और 3, ठीक है सर। मैं फिर एक बार ये बात बता दूं, एक टेबल है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा जहां पे आपको उस टेबल का लिंक मिलेगा, एंड यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर टेबल जिसमें अपेंडिक्स 1, 2 और 3 के स्पीशीज के बारे में मेंशन किया हुआ है। जाइए उसे एटलीस्ट एक बार रीड कर लीजिए, मेरे कहने से एटलीस्ट एक बार रीड कर लीजिए। बाई चांस यूपीएससी ने कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया तो आप वहां पे कम से कम आपका 1 या 2 मार्क्स बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने बहुत कोऑपरेट किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल्सो। और अभी हम जल्दी जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 and its amendment in 2022. Thank you very much. My name is Aman Kumar. We'll meet again.